गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, लास्ट टॉपिक हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पढ़ लिए थे, डिलीवरी तक कंप्लीट हो गया था, डिलीवरी ऑफ गुड्स तक। आज का क्लास उससे कंटिन्यू होगा। जो वर्चुअल वाले हैं उनके लिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फर्स्ट क्लास का लिंक, पहले वो देखिएगा फिर ये कंप्लीट करिएगा। और आज का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास का डिलीवरी ऑफ गुड्स तक समझ आ गया था, समझ गए थे सेल्स कब होता है, गुड्स का डिलीवरी कब होता है, और गुड्स को जब डिलीवर कर देते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है, अब उसको समझेंगे। आज का जो टॉपिक है वो शुरू होता है, एक टॉपिक का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन एंड वारंटी। अब ध्यान से समझिए, हम लोग जब कभी भी कोई गुड्स लेने जाते हैं या कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हम लोग का क्या प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग अपने हिसाब से वो गुड्स को लेना चाहते हैं या अपने हिसाब से उस गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है। हम उस हिसाब से अपने गुड्स को परचेज करते हैं, अपने हिसाब से हम उसको डील करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल समझिए, अगर हम लोग एक गुड्स खरीदते हैं तो हमारे माइंड में रहता है कि हमारा गुड्स कैसा होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए इन द सेंस का मतलब, हम एक दुकान गए हैं, शॉप गए हैं, ठीक है, वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको ये गुड्स चाहिए, तो वो गुड्स कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, किस रंग का नहीं होना चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिपुलेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिपुलेशन। तो जब कभी भी हमारा जो स्टिपुलेशन है, अगर हम उसको सिंपल भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम अपने कोई गुड्स को परचेज करते हैं तो हम सेलर को स्टिपुलेशन देते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारा जो गुड्स हो वो ऐसा हो, हमारा जो गुड्स हो वो वैसा हो। तो जब ये रिप्रेजेंटेशन एसेंशियल होता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जब ये रिप्रेजेंटेशन essential to the main purpose of contract, when it is essential to the main purpose of contract, it is said to be a condition. It is said to be a condition. I repeat myself, when the stipulation what you are making, when the stipulation what you are making is essential to the main purpose of contract, it is said to be a condition. अब देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था और आज के समय का 2021 चल रहा है, तो बहुत फ़र्क है उस समय का लॉ और अभी के लॉ में, बहुत फ़र्क रहता है, डिफरेंसेस बहुत रहते हैं पहले के लॉ और अभी के लॉ में। तो हम लोग ये जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं 1930 वाला, तो हमारा माइंडसेट 1930 वाला होना चाहिए, ठीक है। अब इधर आइए, रिप्रेजेंटेशन, व्हेन वी आर मेकिंग सम रिप्रेजेंटेशन, जब हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जब हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो जब वो एसेंशियल होता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, उसको बोलता है कंडीशन। और जब इट इज कोलैटरल, व्हेन योर रिप्रेजेंटेशन इज कोलैटरल टू द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सेड टू बी अ वारंटी। ये सारा का सारा चीज सेक्शन 12 में लिखा है ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ध्यान से समझिए, इसको अच्छी तरह से समझिए। हम लोग जब कोई गुड्स खरीदते हैं, सपोज करिए हम एक कोई गुड्स खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए हमको एक ड्रेस खरीदना है, ठीक है। अब हम जब एक शर्ट लेने जाते हैं तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि वो शर्ट मेरे लिए मेन पर्पस क्या है उस शर्ट का, कि वो शर्ट एकदम मर्केंटेबल क्वालिटी का हो या कि गुड क्वालिटी का हो। नहीं तो हम एक बेस्ट चीज़ में आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदने जाए या फिर आप एक फ्रिज खरीदने जाते हो, ठीक है। रेफ्रिजरेटर आप खरीदने जा रहे हो तो ध्यान से समझिए, आप रेफ्रिजरेटर दुकान में गए, बेसिकली हम रेफ्रिजरेटर खरीदते क्यों है? ताकि वो हमको वो कूलिंग प्रोवाइड करे जिससे मेरा जो फूड है वो लॉन्ग समय तक रख पाए, हम लोग जो लॉन्गेविटी बढ़ाए उसका। तो ध्यान से समझिए, जब हम लोग रेफ्रिजरेटर खरीदने गए तो सपोज करो हम एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहे, ठीक है। और आजकल का रेफ्रिजरेटर में बहुत सारा डिज़ाइन भी है, मतलब सामने माइक होगा या फिर गाना वाना चलेगा। रेफ्रिजरेटर आजकल इस सब ऐसा भी आने लगा है कि मस्त एकदम रेडी होगा, अलेक्सा भी, मालूम सपोज कर ले अलेक्सा भी है उसमें, ठीक है। तो आपका ये रेफ्रिजरेटर है, एक सेकंड रुक जाओ, ये आपका रेफ्रिजरेटर है। ड्राइंग पे मत जाना, बस इसको ऐसे समझो ध्यान से, हाँ, एक बार में कंप्लीट करवा देंगे। ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, ये दरवाज़ा लग रहा है लेकिन फिर भी ये रेफ्रिजरेटर है। और यहाँ पे इस पार्ट में अलेक्सा है, मतलब
रेडियो वेडियो है, गाना वाना एकदम होम थिएटर टाइप है। और ये आपका फ्रिज नॉर्मल है, आप खाना वाना जो स्टोर करोगे, ये वो सब यहाँ पे है। अब ध्यान से समझिए, आप ये रेफ्रिजरेटर का मेन पर्पस क्या है आपका? आपका रेफ्रिजरेटर, आप गए हो, सपोज करो आप लिए हो ब्लैक कलर का रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ब्लैक कलर होना चाहिए। दूसरा, रेडियो होना चाहिए, जो हम बोले है अलेक्सा है उसमें सपोज करो। तीसरा, कूलिंग के लिए आप लियो, ठीक है, कूलिंग के लिए लियो। ये 3 चीज़ आपका मेन पर्पस है। आपके लिए कलर भी होना चाहिए, आपके लिए उसमें अलेक्सा भी होना चाहिए, और तीसरा आपके लिए कूलिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब ध्यान से समझिए हुआ क्या, आप खरीद लिए, अब उसको डिलीवरी करना है, वो डिलीवरी कुछ उल्टा कर दिया। उल्टा इन द सेंस, सपोज करिए वो डिलीवरी एकदम सेम किया, ठीक है, एकदम सेम टू सेम रेफ्रिजरेटर को वो डिलीवर किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना, वो रेफ्रिजरेटर जो है ना कूलिंग नहीं करता है, वो रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं कर रहा है। तो जब वो रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं कर रहा है, तो क्या आप रेफ्रिजरेटर रखोगे अपने पास ये सोचते हुए कि हमको भले रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास रेडियो तो है, तो क्या आप रेफ्रिजरेटर सिर्फ रेडियो के लिए लिए हो? नहीं ना। तो जब आप ये रेफ्रिजरेटर रेडियो के लिए नहीं लिए हो, तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि आपका कंडीशन ब्रीच हो रहा है, आपका कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो जब आपका कंडीशन फॉलो नहीं होता, यानी कि ये जो चीज़ था ये एसेंशियल है ना मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, इट इज़ एसेंशियल। रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या है? कूलिंग प्रोवाइड करना, और वो वही चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आपका कंडीशन क्या हो रहा है? ब्रीच हो रहा है। और जब आपका कंडीशन ब्रीच होता है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? तो आपको समझ आ गया कि what stipulation is essential to the main purpose of contract and what stipulation is collateral। collateral का मतलब होता है जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस पे रहता है, जो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, मतलब ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। फॉर एग्जांपल साइज हो सकता है रेफ्रिजरेटर का, साइज आपके लिए इंपॉर्टेंस उतना नहीं रखता हो, मतलब लंबाई छोटाई में वो सब में आपका वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं रखता हो। क्लियर हुआ? तो जब हम बात कर लिए कंडीशन का, इसका मतलब समझिए, विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, that is called condition, and whenever there is a breach of condition you can repudiate the contract। यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। तो जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, एक ही कारण से, क्योंकि मेरा जो एसेंशियल है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था, रेफ्रिजरेटर का मेन पर्पस क्या? कूलिंग प्रोवाइड करना, वो वही प्रोवाइड नहीं कर रहा, बाकी सब चीज दे रहा है, तो हम थोड़ी ना रेफ्रिजरेटर रखेंगे। हम रेफ्रिजरेटर रेडियो सुनने के लिए लाए थे क्या? नहीं ना। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। वारंटी क्या होता है? वारंटी होता है जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का रहता है, वो चीज ब्रीच हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप रेफ्रिजरेटर ब्लैक कलर का दिए थे, रेडियो आना चाहिए, रेडियो होना चाहिए, समझे, और तीसरा वो कूलिंग होना चाहिए। क्या हुआ ना, ब्लैक वो नहीं दिया, वो आपको रेड कलर का डिलीवरी किया। तो आप पसंद किए थे ब्लैक, आप पसंद क्या किए थे? ब्लैक। अब क्या हुआ कि रेड कलर का आ गया रेफ्रिजरेटर, तो आपके पास चॉइस तो है कैंसिल करने का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपके लिए हो सकता है कि वो एसेंशियल हो। देखिए, क्या एसेंशियल है, क्या सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। कोई चीज़, कुछ चीज़ इंसान के लिए वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रहता है, और कोई चीज़ इंसान के लिए मेन इंपॉर्टेंस रहता है। तो सपोज करो रेड कलर आया, आप जैसे ही अपने घर में खोले, देखते रेड कलर का है, आपको गुस्सा तो आएगा ही कि आप ब्लैक को किए थे, रेड आया। लेकिन आप नोटिस करते हो कि रेड भी आपके घर में बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत बेटर लग रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको वारंटी मान लिए। वारंटी मान लिए मतलब अगर आपका ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, अगर आपका ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ और सिर्फ कैंसिल तो आप कर ही नहीं सकते। ब्रीच ऑफ वारंटी जब होगा, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो। अगर आपका कोई नुकसान हुआ, आप मांग सकते हो। नुकसान इन द सेंस, सपोज करिए ब्लैक वाला का दाम 40,000 का था, रेड वाला का दाम 30,000 है, तो आपको 10,000 का तो नुकसान हुआ ना, तो आप अपना पैसा रिफंड मांगोगे। क्लियर हुआ? तो ये था कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी वेरी सिंपल। सबसे पहला बोलिए सेक्शन 12, बोलिए सेक्शन 12 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट टॉक्स अबाउट कंडीशन एंड वारंटी। व्हेन योर स्टिपुलेशन, यानी कि जब व्हेन योर रिप्रेजेंटेशन, हम आपको बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, हम जब कभी गुड्स खरीदते हैं ना,
तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन रखते हैं कि मेरा गुड्स ना ऐसा होगा, मेरा गुड्स ना वैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ड्रेस व्रेस नहीं खरीदते हो तो नहीं बोलते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए, ये सब आपका रिप्रेजेंटेशन है, इसी को बोलते हैं स्टिपुलेशन। तो व्हेन यू आर मेकिंग एन स्टिपुलेशन which is essential to the main purpose of contract, जो इंपॉर्टेंट रखता है आपके मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको बोला जाता है कंडीशन। और जब वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का रहता है तो उसको बोला जाता है वारंटी। अब इसका डिफरेंस समझ लीजिए। कंडीशन अगर आपका ब्रीच होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। जब आपका वारंटी ब्रीच होता है यानी कि वारंटी फॉलो नहीं होता है तो सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ये हुआ कंडीशन एंड वारंटी का एक्सप्लेनेशन। अच्छा, हम आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिए फर्स्ट वीडियो में? हम आपको सेल पढ़ा दिए, अग्रीमेंट टू सेल पढ़ा दिए, दोनों का डिफरेंसेस पढ़ा दिए, गुड्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिए, डिलीवरी पूरा अच्छी तरह से पढ़ा दिए, और आज का क्लास चालू हुआ था कंडीशन एंड वारंटी पे। अच्छा, ये सब के लिए आप लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेटर रहेगा, ठीक है? इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा नहीं। लॉन्ग क्वेश्चंस का जो टॉपिक है आज के क्लास में कवर होगा, हम आपको पहले ही बता देंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर होगा। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान से समझिए। जब आप गुड्स खरीदते हो, जब हम लोग गुड्स कोई परचेज करते हैं तो हम लोग पूछते हैं ना कितना साल का वारंटी है। कंडीशन कोई बोलता है क्या कितना साल का कंडीशन है बताओ? तो डायरेक्ट बोलता है वारंटी, कंडीशन नहीं सुने होगे। जब भी हम लोग कभी गुड्स खरीदते हैं ना तो डायरेक्ट क्या बोलता है, वारंटी कितना साल का है। आप फिर पूछते हो ना वारंटी पीरियड कितना है इसका। इसका मतलब क्या है, कंडीशन ना उसी में जुड़ा हुआ है। कंडीशन कोई बोल के नहीं देता है। हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो हमको ये नहीं बोलेगा 3 महीना का इसका कंडीशन है, 3 महीना का वारंटी है, ऐसे कोई नहीं बोलता है। डायरेक्ट बोलता है इतना महीना का वारंटी है या इतना साल का वारंटी है। एक तो वर्ड आता था सुने होगा गारंटी, एक तो वर्ड आता है सुने होगे गारंटी। गारंटी वाला चीज हट चुका है। गारंटी में क्या होता था, गुड्स को कुछ भी हो वो पैसा वापस या दे देगा। तो इस हिसाब से लोग क्या करता था ना, अपने सामान फेंक देता था पैसा लेने के लिए यूज करने के बाद, ठीक है? तो गारंटी पीरियड में ये प्रॉब्लम थी, इसलिए गारंटी चीज हट गया, अब आ गया वारंटी। वारंटी में सिंपल सा बात यह है कि वो डिपेंड करता है कि अब सपोज करो हम एक नया फोन लिए हैं, उस नया फोन में वारंटी पीरियड है 1 साल का, ठीक है? तो अगर 1 साल के अंदर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका सर्विसेज फ्री रहेगा, उसी को बोला जाता है वारंटी। अरे एक्वागार्ड वगैरह घर में है ना, तो जब हम लोग एक्वागार्ड वगैरह यूज करते हैं उसका बोलता है ना कि 6 महीना 1 साल का वारंटी है, यानी कि 1 साल के अंदर उसका जितना भी सर्विसेज है वो फ्री रहता है। तो देखिए कभी भी कोई इंसान जब गुड्स बेचता है ना तो डायरेक्ट बोलता है कि इतना साल का वारंटी। सपोज करो तुम एक फोन लियो जिसका वारंटी 6 मंथ का है, 6 मंथ वारंटी है, इसमें कंडीशन कुछ नहीं बोला, बस 6 मंथ वारंटी है। तो कब कंडीशन कब इंक्लूड होगा, कंडीशन ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। देखिए कैसे, हम एक फोन लिए, ठीक है, 2 दिन हुआ नहीं और वो फोन का स्क्रीन ठीक से चल नहीं रहा है, तो मेरे को सीधा सा बात बताओ, तुम क्या बोलोगे दुकान में जाके कि भाई साहब ये जो फोन है ना वो 2 दिन हुआ चला नहीं है, वारंटी पीरियड के अंदर आप इसको बना के दे दीजिए। ये तो नहीं बोलोगे, तुम्हारा डायरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा कि 2 दिन हुआ नहीं फोन लेने में, मेरे को फोन एक्सचेंज करके दीजिए या नया दीजिए। तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे रहे हो, यानी कि आप ट्रीट कर रहे हो अपना जो कंडीशन को, ठीक है, आप ट्रीट कर रहे हो कंडीशन को। वारंटी पीरियड के अंदर ही कंडीशन जुड़ा रहता है, ठीक है, कोई बोलता नहीं है कंडीशन, वो इंप्लाइड रहता है कि ऑटोमेटिकली कुछ हुआ। फॉर एग्जाम्पल समझे, फोन आप खरीदो जस्ट अभी, वो चल नहीं रहा है, 2 दिन हुआ, 2 दिन में उसका हालत खराब है, तो आप क्या बोलते हो कि 2 दिन हुआ है, फोन खराब हो गया है, आप एक काम करो ना, इसको ना बना के दे दो। आप ये बिल्कुल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 2 दिन ही हुआ है, इसको एक्सचेंज करके दो या नया दो, ये फोन खराब है, ठीक है। हम अपना रियल लाइफ एग्जांपल बोलते हैं। हम एक बार होम थिएटर लिए थे, जो 2 दिन में उसका जो सीडी प्लेयर होता है ना चल ही नहीं रहा था, तो हम फोन करके, सोनी का था, हम फोन करके बोले कि उसको रिटर्न कर दो, मतलब एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ पे हम क्या किए, कंडीशन अपना यूज किए, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अच्छी तरह से, कंडीशन और वारंटी वाला। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, जो बायर रहता है ना, वो कभी कभी उसके ब्रीच कंडीशन होता है लेकिन वो ट्रीट कर लेता है उसको एज अ वारंटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ही इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ही इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो
आपको शादी में जाना है, आप ऑर्डर किए रेड साड़ी अपने लिए, उसी दिन शादी था, डिलीवरी का बात था, शाम को दे देगा, और वो आपको जो साड़ी है वो ब्लैक कलर का डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी हो रहा है। अब आप खोले तो आप बोलते हैं कि आप रेड ऑर्डर किए थे, ये तो ब्लैक है, आप रेड ऑर्डर किए थे, ये तो ब्लैक है, मतलब देयर इज ऑब्वियसली देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, कंडीशन फॉलो नहीं हुआ है। तो उस समय क्या किए ना, आप माफ कर दिए, कंडीशन ब्रीच हुआ है लेकिन आप उसको वारंटी ट्रीट कैसे किए, माफ कर दिए, वेवियर ऑफ कंडीशन। मतलब आपको लगा, अच्छा सुनिए, एक टॉपिक का नाम ही है, हम पहले लिख लेते हैं उसको, तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। व्हेन यू इलेक्ट टू ट्रीट breach of condition as warranty, when you elect to treat breach of condition as warranty, आपका कंडीशन ब्रीच हुआ है लेकिन आप उसको इलेक्ट कर रहे हो ट्रीट करने के लिए वारंटी। पहला पॉइंट आता है वेवियर ऑफ कंडीशन। वेवियर का मतलब होता है माफ कर देना। आपका कंडीशन ब्रीच हुआ है फिर भी आप माफ करके उसके लिए वारंटी ट्रीट कर रहे हो। उसको क्या ट्रीट कर रहे हो, वारंटी ट्रीट कर रहे हो। ऐसा कब होता है, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं ना, आप रेड साड़ी ऑर्डर किए थे, आया आपके पास ब्लैक कलर का साड़ी, और आपको शादी में जाना है, आपके पास कपड़ा वपड़ा है नहीं कोई, तो आपको वही पहनना, अच्छी तरह से उसी में जाना है। तो ध्यान से समझिए बात को, तो आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, आप क्या किए, कंडीशन को माफ कर दिए। सुनिए ना, आप कंडीशन को तभी माफ कर सकते हैं जब वहां पे आपका फायदा हो, ठीक है। आप रेड साड़ी पहन के देखे और आप कुछ रेड साड़ी का बात था, डिलीवरी हुआ ब्लैक साड़ी, आप ब्लैक साड़ी पहन के देखे तो यू फेल्ट कि आप बेटर लग रहे हो कंपेयर टू रेड साड़ी, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है रहने दीजिए, जो दे दिए इसी में काम चला लेंगे, जो दे दिए इसी में काम चला लेंगे। तो आप क्या किए, ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट कर लिए, ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी कि आप कंडीशन को क्या किए, माफ कर दिए। और आप ये कंडीशन को क्यों माफ किए, फॉर योर ओन बेनिफिट्स, यहां पे आपका बेनिफिट्स था इसीलिए आप इसको माफ कर दिए, ठीक है। इसको खाली हेडिंग याद रखना है, समझना है एमसीक्यूज के लिए, उतना दिमाग में नहीं समझना है इसमें, ठीक है। वेवियर ऑफ कंडीशन। दूसरा क्या हुआ, आप इलेक्ट किए टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। आप इसको इलेक्ट किए कि हम इसको ना, कंडीशन भले ही ब्रीच हुआ है लेकिन हम इसको वारंटी मान के चलेंगे, ठीक है। मेरा फोन खराब हुआ 10 दिन के अंदर, हमको एक्सचेंज नहीं करना, मेरे को इसी को बना के दो। ऐसा सनकी लोग होता है, नहीं हम ये फोन नहीं देंगे, हमको ना इसी को बना के दो, बहुत जन होता है थोड़ा। तीसरा आता है, अगर आप गुड्स को एक्सेप्ट कर लियो, इफ देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, इफ देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, तो अगर आप कोई गुड्स को एक्सेप्ट कर लिए हो, भले ही आपका कंडीशन ब्रीच हुआ था लेकिन आप वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लियो, तो ऑटोमेटिकली आप उसको क्या ट्रीट कर लियो, वारंटी ट्रीट कर लियो। 3 केसेस बोलो, देयर आर 3 केसेस वेयर वी ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। सबसे पहला, इफ देयर इज अ वेवियर ऑफ कंडीशन, आपका कंडीशन को माफ करना है, आप माफ कर दिए फॉर योर ओन बेनिफिट, एग्जांपल रेड ब्लैक वाला साड़ी। दूसरा, आप ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ था लेकिन आप सोचे नहीं हम इसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे। और तीसरा, आप गुड्स को अगर एक्सेप्ट कर लिए हो तो इसको क्या मतलब है कि आपका कंडीशन आप जो ब्रीच हुआ था आप इग्नोर किए और आप उसको वारंटी ट्रीट करोगे। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स कब होता है, लिखा है सेक्शन 42 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है, सेक्शन 42 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। फॉर एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल ध्यान से समझिए, एकदम वही वाला एग्जांपल है। आप ऑर्डर किए थे रेड साड़ी, आया ब्लैक साड़ी, आप क्या किए, ब्लैक साड़ी को एक्सेप्ट कर लिए। कैसे एक्सेप्ट किए, आप सेलर को फोन करके बोल दिए कि आप जो मेरे को ब्लैक साड़ी दी हम उसी को रख ले रहे हैं, रेड साड़ी का जो एक्स्ट्रा पैसा है मेरे को लौटा दीजिएगा। तो आप क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए गुड्स। तो इसका मतलब व्हेन यू इंटीमेट टू द सेलर, व्हेन यू इंटीमेट टू द सेलर, यानी कि आप सेलर को बोल देते हैं कि हम आपका गुड्स को क्या कर चुके, एक्सेप्ट कर चुके। दूसरा बात यह है कि जब आप सेलर को या फिर आप कुछ गुड्स के साथ ऐसा काम करते हैं जो इनकंसिस्टेंट होता है एक ओनर के खिलाफ जाके। मतलब क्या, आपके पास आया था, आप ऑर्डर किए थे रेड साड़ी, आपके पास आया ब्लैक साड़ी, तो आपका नॉर्मल ड्यूटी क्या बनता है, आपका अगर ये गुड्स नहीं है तो आप क्या करोगे, रख दोगे, लौटा दोगे, ये आपका है। लेकिन आप क्या किए ना, आप ये ब्लैक साड़ी को ही बेच दिए, सोल्ड कर दिए।
तो याद करो, मैं एक चीज बताए थे, आप वही चीज बेच सकते हो जो आपका है, जिसपे आपका टाइटल है। तो इस पे अगर आप बेच दे रहे हो तो सामने वाला मान लेगा कि आप गुड्स को एक्सेप्ट कर चुके थे, तभी आप ये गुड्स बेच रहे हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी कि आप मान चुके थे कि ये गुड्स आपका है, तभी आप बेच सकते हो। यानी कि आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो जो सिर्फ और सिर्फ ओनर कर सकता है, तो मान लिया जाता है आप गुड्स को क्या कर चुके, एक्सेप्ट कर चुके हो। और तीसरा, लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। अब पैंटालून वगैरह में शॉपिंग वगैरह करते हो तो एक्सचेंज होता है ना, 15 कितना दिन का होता है, 15-12 दिन का एक्सचेंज चलता है शायद, कि अगर आप आज कोई गुड्स खरीदे हो तो 15 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर आपको गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए, 15 दिन के अंदर एक्सचेंज करना है, आप 15 दिन के अंदर एक्सचेंज नहीं किए तो वो लोग का पॉलिसी खत्म, वो मान लेगा कि आप गुड्स एक्सेप्ट कर चुके हो। क्लियर हुआ? बहुत अच्छी तरह से एकदम सिंपल वे में क्लियर कर दिए। एक बार क्विक रिवीजन, कंडीशन एंड वारंटी का सेक्शन बताइए, कंडीशन एंड वारंटी का सेक्शन बताइए। सेक्शन 12, सेक्शन 12 डील्स विद कंडीशन एंड वारंटी, सेक्शन 12 डील्स विद कंडीशन एंड वारंटी। अब ध्यान से समझो, कंडीशन एंड वारंटी कहां से चालू होता है, सेक्शन 12। सेक्शन 12 डील्स विद कंडीशन एंड वारंटी। Any person who purchase any goods makes some stipulation, यानी कि make some representation, and when such representation यानी कि stipulation is essential to the main purpose of contract, it is said to be a condition, and when it is a collateral यानी कि secondary importance का होता है, it is said to be a warranty। ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर हुआ है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है तो आप कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। कभी कभी होता है ना, वारंटी पीरियड के पहले ही खराब हो जा रहा है कोई चीज, तो आप क्या बोलते हो, वो आता बना के चला जाता सर्विस फ्री में, तो क्या हुआ, वो ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ, आपका डैमेजेस आपको मिल जा रहा है। क्लियर हुआ? तो यही था कंडीशन एंड वारंटी का रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे राइट ऑफ अनपेड सेलर्स से। अब राइट ऑफ अनपेड सेलर से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक को स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है, ये टॉपिक पे स्टार मार्क कर दीजिए। सीएमए इंटर में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम एक बार लिख लेते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये स्टार मार्क कर दीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पूछता है। दूसरा सेल बाय नॉन ओनर्स, सेल बाय नॉन ओनर्स, नेमो डाट क्वाड नॉन हैबिट, लैटिन मैक्सिम है, आएंगे इस पे, ठीक है। तो सेल बाय नॉन ओनर, इस पे स्टार मार्क कर दीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है। और तीसरा कभी कभी पूछता है एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, केविएट एम्प्टर, इसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। और जो बाकी सब है, जितना हम आपको पढ़ाए हैं, सेल, कंडीशन, वारंटी, ये पढ़ना है, ऑब्वियस बात है पढ़ना, बस इसको समझना है। उसका जितना हेडिंग से उसको याद रखना, अंदर का आप खुद से लिख सकते हो। और बेस तो आपको क्लियर होना ही है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता सेल क्या, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, तो आप एमसीक्यूज को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप एमसीक्यूज को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब हम एमसीक्यूज को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमको मार्क्स मिलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक चालू करते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर से। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यहीं कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से। और जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो उठ जाइए, लेट के मत देखिए, एकदम लेट है वो जो, एकदम उठ जाइए पहले ही, ठीक है, बैठिए उठ के। स्टार्ट करते हैं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अच्छा, पहले समझते हैं अनपेड सेलर कौन होता है। वो सेलर जिसका 1 रुपया भी आप पेड नहीं किए हो, वो अनपेड कहलाएगा। 1 रुपया जरूरी नहीं, 1 रुपया, अगर आप उसका पूरा पैसा नहीं पे किए तब भी वो अनपेड है। अगर आप उसका 1 रुपया भी पेड नहीं किए तब भी वो अनपेड है।
समझ आया? तो जो सेलर जिसका अनपेड मतलब क्या होता है? अनपेड सेलर मतलब वो सेलर जिसका 1 रुपया भी आप पेड नहीं किए हो, मतलब उसका जरा सा भी अगर अमाउंट बाकी है वो उस अमाउंट के लिए अनपेड कहलाएगा। तो अब होता क्या है कि जब हम कोई सेलर है, ठीक है, डील होता है किस पे? एक बायर होता है और एक सेलर होता है। खरीदा बेची इन दोनों पे ही होगा ना बाबा। ये हुआ सेलर, ठीक है, और ये हुआ बायर। अब खरीदा बेची इन दोनों में होगा। अब आप क्या किए, बायर क्या किया, गुड्स तो ले लिया, गुड्स उससे ले लिया, लेकिन उसको पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो वो सेलर क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर कहलाएगा। ठीक है, और जब सेलर का अनपेड हो जाता है तो उसका राइट्स होता है, वो एक्शन ले सकता है। अब उसका एक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर का 2 तरह का एक्शन वो ले सकता है, एक अगेंस्ट द गुड्स और दूसरा अगेंस्ट द बायर। सबसे पहला अगेंस्ट द गुड्स। राइट ऑफ अनपेड सेलर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आपका जो मैट दिया हुआ है ना आपको, उसमें देखो डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें डायग्राम बनाया हुआ है, पेज नंबर 92 होगा, देखिए पेज नंबर 92 में, शायद 92 93 होगा, उसमें ना डायग्राम बनाया हुआ है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर का 2 पार्ट में डायग्राम बनाया हुआ है, राइट अगेंस्ट द गुड्स, ठीक है, और दूसरा राइट अगेंस्ट बायर। अब एक अनपेड सेलर के पास 2 राइट्स है, आइदर बायर को वो कुछ कर सकता है या गुड्स के प्रति वो कुछ एक्शंस ले सकता है। तो सपोज करिए अनपेड सेलर में होता क्या है, अनपेड सेलर में ओनर, बहुत लोगों का अलग ही कंसेप्ट है इसमें, ओनरशिप तो बायर के पास चला ही जाता है। हम आपको सबसे पहला क्लास में बताए थे कि जरूरी नहीं है कि कैश पेमेंट ही हो रहा है तो तभी उसके पास ओनरशिप जाएगा। किसी का आप क्रेडिट नहीं होता है, क्रेडिट सेल नहीं होता है, क्रेडिट में सेल नहीं होता है, हम लोग क्रेडिट सेल नहीं करते हैं कि बाद में पैसा दे देना, गुड्स ले लो। मतलब क्या है, जब हम एक गुड्स का रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि ओनरशिप जब हम लोग दे देते हैं, तो मान लिया जाता है वो गुड्स उसका हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पेमेंट अभी दिया हो या नहीं दिया हो। हुआ क्या, अनपेड सेलर मतलब वो सेलर जिसको रुपया नहीं मिला है। तो पहले हम लोग समझते हैं अगेंस्ट द गुड्स के प्रति कौन होता है अनपेड सेलर। सबसे पहले अगर एक अनपेड सेलर है तो वो गुड्स के प्रति क्या एक्शन ले सकता है उसको समझिए। ठीक है, अगर उसको पेमेंट नहीं मिला है तो वो एक राइट एक्सरसाइज क्या कर सकता है जिसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन इसका मतलब होता है जो अनपेड सेलर है वो आपके गुड्स को हड़प के रख सकता है जब तक आप पेमेंट ना दे दो, जब तक आप पेमेंट ना दे दो। ये राइट तभी ना एक्सरसाइज कर पाएगा जब उसके पास गुड्स है, जब उसके पास वो गुड्स है ही नहीं तो थोड़ी ना वो राइट एक्सरसाइज कर पाएगा। एग्जाम्पल समझिए, हम अपने फ्रेंड को अपना बाइक सोल्ड कर दिए, बेच दिए, ठीक है, वो बोला, फ्रेंड था, वो बोला कि हम आपको ना 2-3 महीना बाद पेमेंट कर देंगे, 2-3 महीना बाद आपको पैसा दे देंगे। हम बोले ठीक है 2-3 महीना बाद पैसा दे देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दे देना। अब वो क्या करता था, बाइक यूज करता था, चलाता था सारा दिन और मेरे घर के नीचे गैरेज कर देता था, रख देता था। हम बोले ठीक है कोई इशू नहीं है उससे भी हमको, लेकिन अभी तक पेमेंट आया नहीं। एक दिन क्या हुआ, ध्यान से समझिए, हम ये सब राइट कब एक्सरसाइज करेंगे, जब मेरे को दिमाग पे ये आ जाए कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो पैसा नहीं देगा, या फिर हमारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब हम बेच रहे थे कुछ ऐसा बात था कि बात आया था कि हमको उस दिन उसको पेमेंट देना था, वो नहीं दिया, ठीक है, या फिर क्रेडिट में कभी सेल ही नहीं किए थे, पैसा देने का बात तो पेमेंट दे ही नहीं रहा है, तब हम ये सब राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं ना। राइट ऑफ लियन में क्या होता है, आप गुड्स को रख लेते हो, गुड्स को जाने नहीं देते हो, गुड्स को आप लोग बोलते जाने नहीं देंगे तुमको, तुम यहीं रहो। तो हुआ का एग्जाम्पल समझिए ध्यान से। एग्जाम्पल में हम क्या बोले आपको, एग्जाम्पल ये बोल रहे हैं कि बाइक को यूज किया, मेरे घर के नीचे गैरेज करता था, हम उससे पैसा मांगे तो बोलता है 2 दिन बाद दे देंगे, ठीक है, 2 दिन बाद हम फिर मांगे तो बोला कल दे देंगे, कल फिर मांगे बोला परसों दे देंगे, ऐसे कल के वो बात तो खाली टाल रहा, पैसा नहीं दे रहा है। एक दिन मेरा दिमाग गर्म हुआ, हम बाइक में ताला ही मार दिया, क्योंकि गुड्स मेरे पास था, गुड्स का पोजीशन मेरे पास था। जब वो नेक्स्ट दिन आया सुबह बोला कि हमको बाइक चलाने खोलो, हम बोले हम नहीं देंगे, पहले मेरा पेमेंट दो। तो यहाँ पे हम कौन सा राइट एक्सरसाइज किए, राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन यानी कि अनपेड सेलर का अगेंस्ट द गुड में सबसे पहला आता राइट ऑफ लियन। हम वो गुड्स
को नहीं देंगे तुमको जब तक तुम मेरे को पेमेंट ना दे दो। और ये राइट हम तभी एक्सरसाइज कर पाएंगे जब इस गुड्स का पोजीशन मेरे पास हो। समझ आया? जब ये मेरे पास हो तभी हम इस गुड्स को एक्सरसाइज कर पाएंगे, इस राइट को एक्सरसाइज कर पाएंगे। उसी को बोलता है राइट ऑफ लियन, यानी कि राइट टू रिटेन द गुड्स। यू हैव द राइट टू रिटेन द गुड्स। तो जब हमारे पास राइट है गुड्स को रिटेन करने का, उसी को बोलते हैं राइट ऑफ लियन। कुछ चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम ये राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो जाता हमारे बीच। सेलर और बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं होता, वो वैलिड रहता है। ठीक है, उसीलिए उसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन, मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स रिटेन कर लेना। कब तक? जब तक वो पेमेंट ना दे दे। क्लियर हुआ? और हम ये गुड्स राइट ऑफ लियन तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक वो उस गुड्स का पोजीशन मेरे पास था। एग्जांपल क्लियरली बोलता है, बाइक हम भले उसको बेच दिए लेकिन वो गैरेज तो मेरे पास करता था, नेक्स्ट दिन हम ताला मार दिए क्योंकि वो पेमेंट नहीं दे रहा है मेरे को। अच्छा ध्यान से समझो, एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर दो। ठीक है, वो बाइक चला रहा है, ठीक है, हम सोचे कि वो पेमेंट नहीं दे रहा है तो हम उसके घर चले गए, उसके घर में उसका टीवी फ्रिज सब उठा लिए, ये बोलते हुए जब तक पेमेंट नहीं देगा हम ये नहीं देंगे। ये हम नहीं कर सकते। आप राइट ऑफ लियन उसी गुड्स पे कर सकते हो जिस गुड्स का पेमेंट आपको नहीं मिला है। क्लियर हुआ? इसीलिए उसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। क्लियर हुआ? मार्क करेंगे तो और अच्छी तरह से बता देंगे कहां तक पढ़ना है। दूसरा राइट आता है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। एकदम सेम है, इसमें भी वही होता है। यहां पे भी आप गुड्स को क्या करते हो? रिटेन कर लेते हो। बट इन दोनों में फर्क क्या है? अब सुनो, सपोज करो ये मेरा गाड़ी है, ठीक है, ये कार है, ये कार निकल रहा है। अभी कार ही समझ लो ना इसको बाबा। लो को अच्छा से बना दे रहे। कैसा आदमी है तुम लोग। ये लो, ये मेरा पता नहीं कुछ है, गाड़ी है, ट्रक है, ट्रक, ठीक है। अच्छा इधर से कहाँ जाएंगे? इधर है, ये सीधा इसका ये है, ठीक है, ये ट्रक है। ये ट्रक जा रहा है, इसमें मेरा गुड्स है। सपोज करो हम दिल्ली में रहते हैं और ये गुड्स जा रहा है कोलकाता। कोलकाता में कौन रहता है? बायर रहता है। और यहाँ पे हम डिलीवरी कर रहे हैं, वो गुड्स मांगा है, रास्ता में, ट्रांजिट में, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। और जैसे ही वो बीच रोड पहुंचते हैं हमको पता चलता है बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर पैसा नहीं देगा। तो हम गुड्स को क्या बोलते हैं? फोन करके वहीं रोक दो, वहीं पे रोक दो जहां पे है, उसको डिलीवरी मत करना। उसी को बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू में वहां तक पहुंचा नहीं, थ्रू में था, बस हम वहीं रोक दिए, उसी राइट को बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। यहाँ पे दोनों ही केस में, लियन में भी आप गुड्स को रिटेन कर रहे हो, यहाँ पे भी आप गुड्स को रिटेन कर रहे हो। बट फर्क क्या है? ये जब ट्रांसपोर्ट में था, मतलब ऑन द वे में था, तब आप रोक रहे हो, इसीलिए उसको नाम दिया है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और पहला वाला में राइट ऑफ लियन। ये दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है। अब ध्यान से समझो, हम ये लियन एक्सरसाइज कर लिए, मतलब यूज कर लिए, गुड्स को रख लिए है, गुड्स मेरा है। सपोज करो हम इसको बेच रहे थे, ठीक है, सपोज कर लो हम इसको बेच रहे थे और हम इस गुड्स को रख लिए है, जाने नहीं देंगे। तो ये गुड्स मेरा है क्या? इसका ओनरशिप मेरे पास है क्या? सेल हो चुका है इसका गुड्स। ध्यान से बोलो, इस गुड्स का ओनरशिप मेरे पास है क्या? मेरे पास नहीं है, ओनरशिप तो उसी के पास है। ओनरशिप तो उसी के पास है, वो मेरे को पेमेंट नहीं दे, इसलिए हम गुड एक्सरसाइज नहीं किए। तो अब हम जब गुड्स हड़प लिए हैं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में रोक लिए हैं, तो इसके साथ हमको एक राइट मिलता है जिसको बोलते हैं राइट टू रीसेल। राइट टू रीसेल मतलब हम गुड्स को बेच सकते हैं। ये गुड्स हड़प के क्या करेंगे? देखेंगे थोड़ी ना उसको, वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल। हम गुड्स को थोड़ी ना देखेंगे, हम उसको रीसेल तो करेंगे ना। तो उसको रीसेल का राइट जुड़ता है इसके साथ, तभी माना जाता है कि गुड्स अच्छी तरह से सेल होगा, ठीक है। राइट टू रीसेल। अब इसको हम बेच देंगे। इसको बेचने से पहले हम बायर को नोटिस देंगे, फाइनल नोटिस, कि भाई अगर तुमको पेमेंट करना है तो इतना दिन में पेमेंट करो, वरना हम गुड्स को क्या करेंगे? बेच देंगे। अच्छा, अगर आपका गुड्स पेरिशेबल नेचर का है,
यानी कि खराब होने वाला नेचर का 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। सब्जी वगैरह आप रखे हुए हड़प्पे हुए उसका खराब हो जाएगा 2-3 वगैरह में, तो उसको नोटिस मत देना, बेच देना। लेकिन अगर पेरिशेबल नेचर करनी है तो पहले तो बायर को नोटिस दो कि भाई हम तुम्हारा गुड्स बेच रहे हैं, अगर तुमको इसको खरीदना है तो मेरे को 3 दिन या जितना भी टाइम आप देना चाहते हो उतना दिन के अंदर पेमेंट कर दो। अगर आप ये नोटिस देते हो ना तो आपको बहुत फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? सपोज करो हम उसको अपना बाइक बेच रहे थे 50,000 में, ठीक है, तो 50,000 का पेमेंट नहीं दिया तो हम हड़प के रखे, दूसरा क्लाइंट आया, हम उसको रीसेल कर रहे गुड्स को, लेकिन वो बोलता है हम 40,000 ही देंगे और कोई मिल नहीं रहा है जो 50,000 देगा, तो हमको ये 40,000 में उसको देना पड़ेगा। तो ये जो 10,000 का लॉस हो रहा है ना, अगर हम उस इंसान को नोटिस दिए, मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिए, अगर हम उस बायर को नोटिस दिए थे कि हम तुम्हारा गुड्स को बेच रहे, तो हम ये डैमेजेस उससे क्लेम कर सकते हैं, हम उससे ये डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम नोटिस नहीं देंगे तो हम डैमेजेस उससे क्लेम नहीं कर सकते। तो क्लियर हुआ हम क्या बोले? सबसे पहला राइट ऑफ अनपेड सेलर 2 पार्ट में डिवाइड है, राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट गुड्स 3 पार्ट में आता है, राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉप एज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल। हमारे पास राइट उस गुड्स को वापस से बेच देने का। क्लियर हुआ? उसके बाद ये तीनों टॉपिक समझने के बाद राइट अगेंस्ट बायर, वेरी सिंपल, 30 सेकेंड लगेगा खाली, वेरी सिंपल, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, बेस्ट चीज यही, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बायर पे आप क्या कर सकते हो? खून तो नहीं कर सकते हो, आप उस पे केस कर सकते हो कि पेमेंट दो, केस फॉर प्राइस। डैमेजेस अगर हुआ है आप उसके लिए भी केस कर सकते हो। तीसरा, आप उससे इंटरेस्ट भी मांग सकते हो। बस बायर पे आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा केस कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट राइट ऑफ अनपेड सेलर के बारे में। क्लियर हुआ? इसको ध्यान से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट 2 टॉपिक, हार नहीं मानना है, 2 टॉपिक और, ठीक है? पहला मतलब स्टार्टिंग वाला, सेल बाय नॉन ओनर, इसको भी स्टार मार्क करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये। हाँ, सेल बाय नॉन ओनर, सेल बाय नॉन ओनर। हम आपको बार बार बोले कि सीधा सा बात ध्यान रखिए, हम वही चीज बेच सकते हैं जिस चीज का ओनरशिप मेरे पास है। जिस चीज का ओनरशिप मेरे पास नहीं है, हम वो सामान या फिर वो गुड्स हम कभी भी नहीं बेच सकते। आई रिपीट माई सेल्फ, हम वही चीज बेच पाएंगे जिस गुड्स का ओनरशिप हमारे पास है, जिस गुड्स का ओनरशिप हमारे पास है। अगर उस गुड्स का ओनरशिप हमारे पास नहीं है, हम वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये एक लैटिन मैक्सिम पे डिपेंड है जिसका नाम है नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, one cannot give anything what he does not have. I cannot transfer title of any goods, such title which I don't have. हम वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो गुड्स का टाइटल यानी कि ओनरशिप जो मेरा नहीं है। तो ध्यान से समझिए लैटिन मैक्सिम क्या बोलता है, ध्यान से। लैटिन मैक्सिम बोलता है नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, इसका मतलब क्या है? नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, यहां लिख देते हैं। एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंस है, हम वो चीज ही ट्रांसफर कर पाएंगे जो मेरा है, हम वो चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते जो मेरा नहीं है। ये सेल बाय नॉन ओनर का सेक्शन है 27 से लेके 30 तक, 27 to 30। इसमें हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स में ज्यादा सेक्शंस पे नहीं घुसे, बस ऊपर ऊपर बेसिक सेक्शंस जान लिए, जैसे कि सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 27 मतलब गुड्स का डेफिनेशन, सेक्शन 12 और सेक्शन 27 to 30 जो डील करता है सेल बाय नॉन ओनर्स। तो इतना आपको समझ आ गया कि हम वही गुड को ट्रांसफर कर सकते हैं जिस गुड्स का टाइटल मेरे पास है। जिस गुड्स का टाइटल मेरे पास नहीं है, हम उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसी को एक लैटिन वर्ड में बोला जाता है नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, 7 केस है, 7 से 8 केस है
कि मान लिया जाता है कि अगर आप ये ओनर नहीं है फिर भी वो सेल कर रहा है तब भी वैलिड है। ठीक है, कैसे? सबसे पहला, अगर कोई सेल होता है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, अब समझो ना, हर जन का मालिक आके क्या खाली सामान बेचेगा? एजेंट नहीं बेच सकता। एजेंट इज अ पर्सन जो मिडिल मैन है मालिक और आपके बीच में, वो भी तो गुड्स बेच सकता है। आप एक दुकान खोले हो, उसमें आप सामान बेचते हो, तो आप एक इंसान को नहीं रखते हो जो आपके मौजूद नहीं रहने के समय पे वो गुड्स को बेचता है, तो उसको क्या बोलोगे? सेल बाय नॉन ओनर ही है ना, वो फिर भी वैलिड है। फिर भी क्या है? वैलिड है, वो सेल तब भी वैलिड माना जाएगा। तो वन ऑफ द एक्सेप्शन में आता है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। तो अगर एक एजेंट, फॉर एग्जांपल जियो का बात कर लीजिए, जियो को आपको क्या रिलायंस अंबानी जी आके खुद देंगे क्या? आइए ले लीजिए, सिम दे रहे हम, कि कोई एजेंट ही बेच रहा है आपको? एजेंट ही ना बेच रहा है, सीधा सा बात है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब ध्यान से समझिए, एजेंट के पास अथॉरिटी है बेचने का। दूसरा बात, एजेंट बिजनेस आवर में बेच रहा है। ठीक है, एजेंट के पास अथॉरिटी है बेचने का, एजेंट बिजनेस आवर में बेच रहा है, और बायर जो है, जो उनसे खरीद रहा है, वो इनोसेंट है। इनोसेंट के इन द सेंस गुड फेथ में खरीद रहा है, और दूसरा, उसके पास कोई रीजन नहीं है बिलीव करने का ये चीज कि इसके पास अथॉरिटी नहीं, मतलब उसको ऐसा कोई क्या बोलते हैं, शक ना हो कि इसके पास अथॉरिटी है कि नहीं बेचने का। अगर ये सारा चीज कंडीशन फुलफिल होता है तो क्या होता है, जो बायर है उसको गुड टाइटल मिल जाता है, और ये वन ऑफ द एक्सेप्शन है। हम आपको क्या बोले? सेल बाय नॉन ओनर इज नॉट पॉसिबल, अ नॉन ओनर ऑफ अ गुड्स कैन नॉट सेल अ गुड्स, बट इट इज एन एक्सेप्शन, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। If an agent is selling the goods, an agent has been given an authority to sell goods, then such person is also a non-owner, so it is an exception here. इसीलिए ये exception है इधर। क्लियर हुआ पहला एक्सेप्शन? तो पहले ये बताइए, सेक्शन 27 to 30 डील करता है सेल बाय नॉन ओनर, सेल बाय नॉन ओनर, सेल बाय नॉन ओनर। ठीक है, इसमें एक लैटिन मैक्सिम बोलता है नेमो डाट कॉड नॉन हैबिट। इसका मतलब क्या है? हैबिट। इसका मतलब क्या है? नो वन कैन ट्रांसफर एनीथिंग व्हाट ही डज नॉट हैव। हम वो ही गुड्स दे सकते हैं जिस गुड्स का ओनरशिप मेरे पास है। जिस गुड्स का ओनरशिप मेरे पास नहीं है, हम वो गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो उसका वन ऑफ द एक्सेप्शन है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा एक्सेप्शन को ध्यान से समझिए। दूसरा एक्सेप्शन बोलता है सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल बाय जॉइंट ओनर। ये सेल बाय जॉइंट ओनर का मतलब समझिए। फॉर एग्जांपल ए बी सी तीनों मिलके एक टेलीविजन लिया, टीवी लिया, ठीक है, और तीनों का कंसेंट ये था कि ये टीवी ना ए के घर में ही रहेगा। तो इस टेलीविजन का जॉइंट ओनरशिप है, 3 जन ओनर है, ए बी सी। अब ए क्या किया ना, ए क्या किया, बिना इन लोग से पूछे ही बेच दिया किसी और को। सपोज करो डी को बेच दिया, और डी उसको इनोसेंटली खरीद लिया, यानी कि गुड फेथ में खरीद लिया। उसको लगा कि टेलीविजन का ओनर खाली ये है, या फिर उसको लगा कि ये सबसे पूछ के उसको बेच रहा है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए? सबका हामी होना चाहिए ना, क्योंकि तो जॉइंट ओनरशिप में, जॉइंट ओनर मतलब एक गुड्स का बहुत सारा मालिक, तो सबका हाँ होना चाहिए। फिर भी वो पूछा कि नहीं पूछा वो मतलब नहीं है, बट उसको बेच दिया और वो गुड फेथ में खरीद लिया, और उसके पास कोई रीजन नहीं था बिलीव करने का कि वो ऐसा किया है कि नहीं किया है। तो मान लिया जाता है जो बायर है उसको गुड टाइटल मिल जाएगा। तो देखो ये भी वन ऑफ द एक्सेप्शन है। सर ओनर ही तो बेच रहा है, ओनर तो बेच रहा है, लेकिन वो पूरा गुड्स का पूरा ओनर थोड़ी ना है, वो गुड्स में से एक हिस्सा का ओनर है। क्लियर हुआ? फिर भी सेल हो रहा है, नॉन ओनर बेचा जा रहा है इसमें, तब भी ये वैलिड माना जाएगा, टाइटल वैलिड माना जाएगा। बेसिकली ये लाया क्यों गया था? सेल बाय नॉन ओनरशिप का एक्सेप्शन लाया क्यों गया था? क्योंकि जो इनोसेंट बायर उनको तकलीफ हो रहा था, उनको ये सब के हरकत से तकलीफ हो रहा था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो सेल बाय जॉइंट ओनर याद हो गया पहला। अगर कोई सेल हो रहा मर्केंटाइल एजेंट, बोले ना सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, आंसर कैसे लिखना है?
पहले लिखेंगे द जनरल प्रिंसिपल सेज दैट नेमो डार्ट कॉर्ड नॉन हैबिट नो वन कैन ट्रांसफर एनीथिंग व्हाट ही डज नॉट हैव, ठीक है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। सबसे पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, एक्सप्लेन कर लीजिएगा खुद के लैंग्वेज में, लिखा हुआ भी है मैट में। दूसरा सेल बाय जॉइंट ओनरशिप। तीसरा देखिए, तीसरा सेल, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, सेल बाय अ पर्सन who is in possession of goods under voidable contract. I repeat myself, sale by a person who is in possession of goods under voidable contract, यानी कि ये व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पे बंदूक रख के, ये बंदूक का डायग्राम देख लो बाबा, बंदूक रख के उसका गुड्स लेता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए, हम क्या बोले, सेल बाय अ पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इतना तो आपको पता ही है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब हमारे पास फ्री कंसेंट मिसिंग होता है। तो हम सपोज करो मेरे माथा पे कोई बंदूक रखा है और बोला है कि आप जो ये कड़ा पहने हैं ना, ये सोना का, ये दे दीजिए मेरे को। तो समझो ना, मेरे ऊपर बंदूक रखा है, ठीक है, बंदूक रखा है और हम अब इसको दे दिए हैं डर से। तो ये क्या हम फ्री कंसेंटली दिए है उसको कि अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? बंदूक रखने यानी कि थ्रेट करना, यानी कि कोवर्जन है इस पे, ठीक है, कोवर्जन है और हम इसको दे दिए। अब क्या हुआ, मेरे एक्शन लेने से पहले ही वो ये गुड्स को किसी और को बेच दिया, ठीक है, वो इस गुड्स को किसी और को बेच दिया और सामने वाला उसको गुड फेथ में खरीद लिया, मतलब इनोसेंटली खरीद लिया, मानते हुए कि जो बेच रहा है वही ओनर है। तो सामने वाले जो बायर को वो बेचा है उसको गुड टाइटल मिलेगा, यानी कि उसका टाइटल वैलिड रहेगा। अब अगर हमको एक्शन लेना है, हम उस पे लेंगे जो मेरे साथ ये हरकत किया, उस पे केस करेंगे। क्लियर हुआ? बायर को हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो तीसरा पॉइंट समझ आया। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है बट एकदम अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर दिया आपको। सबसे पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट एक एक्सेप्शन है, सेल बाय जॉइंट ओनर। तीसरा सेल बाय अ पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया? अब नेक्स्ट ध्यान से 4 नंबर, सेल बाय अ पर्सन who has already sold the good but continues to have a possession of goods। फिर से sale by a person who has already sold the goods but continues to have the possession। मतलब क्या, ये सेलर है, ठीक है, और ये बायर है। ये सेलर है और ये बायर है। हम एक गुड्स को, ये गुड्स है मेरा, जो भी गुड्स है, हम ये गुड्स को बेच दिए बायर को। बायर बोला अपने पास रखिए, हम कुछ देर बाद आके आपसे ले जा रहे हैं, कल आके ले जा रहे हैं, अभी रखिए अपने पास। तो ऑलरेडी हम गुड्स को क्या दिए, बेच दिए। गुड्स ऑलरेडी सोल्ड, गुड्स आर ऑलरेडी सोल्ड। तो जब हम गुड्स ऑलरेडी बेच चुके हैं, अब क्या हुआ, एक नया आदमी आया, बोलता कि हमको ये गुड्स दे दीजिए, हम आपको 1 करोड़ रुपया दे देंगे गुड्स के प्रति। तो मेरा एक तो मन में लालच आया, हम ये गुड्स को क्या किया, उसको बेच दिए। तो एक बात मेरे को एकदम सिंपल सा बताओ, एकदम कॉमन सेंस वाला, सेलर कौन सा गुड्स बेच रहा है? वो गुड्स जिसका ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ उस गुड्स का क्या था, पोजेशन, और सामने वाला उसको गुड फेथ पे खरीद रहा है, ये समझते हुए कि ये उसी को डायरेक्ट बेच रहा है, ठीक है, इनोसेंट बायर है वो। तो उस बायर को गुड टाइटल चला जाएगा और ये जो बायर है ये आके इस पे केस करेगा, सू करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? 4 एक्सेप्शन पढ़ा दिए। सबसे पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, वीडियो वाले उठ के बैठिए, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा सेल बाय जॉइंट ओनर। तीसरा सेल बाय अ पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चौथा नंबर बोलिए, सेल बाय अ पर्सन
ठीक है, who has already sold the good but continues to have possession, ठीक है, ये 4 एक्सेप्शन हो गया। बस कुछ और थोड़ा सा हार नहीं मानना है। ये वाला उल्टा है, ठीक है, ये वाला उल्टा है। इसमें क्या हुआ, इस पे बायर सेल कर दे रहा है, उसके पहले मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन, अभी तक ओनरशिप आया नहीं, वो बेच दे रहा है, ठीक है। यानी कि सेल बाय अ पर्सन ऑन हुज नेम द गुड हैज नॉट बीन वेस्टेड, मतलब क्या उसको दिया नहीं गया है। हुआ क्या, अब हम गए बायर, मेरा फ्रेंड बोलता है यार तेरा बाइक अच्छा है, इसको हम खरीद लेंगे 10 दिन बाद। तो अगर हम ये चीज उसको बोले कि हम तुमको 10 दिन बाद बेचेंगे, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि ये गुड्स हम 10 दिन बाद बेचेंगे, ध्यान से समझो, अगर हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि हम ये गुड्स 10 दिन बाद बेचेंगे, तो हम क्या अग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं? हाँ, अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। पहला वीडियो जो नहीं देखा वो नहीं समझा, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। तो जब ये अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, यानी कि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, हम आपको बार बार समझाए, सामने वाले के पास पोजीशन हो उसका मतलब ये थोड़ी ना उसके पास ओनरशिप हो है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ गुड्स का पोजीशन है। आप वो गुड्स भी रखते हो जो आपका नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या यहां पे, हम बोले कि यार देख तुम ये गुड्स रख ले, 10 दिन बाद तो तुम्हारा ही होने वाला है, तो तुम अभी रख। मतलब उस गुड्स का सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या था, पोजीशन था। वो क्या किया, ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले ही बेच दिया। 10 दिन बाद उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर होता बायर के पास, वो पहले ही बेच दिया उसको, और सामने वाला उसको गुड फेथ में खरीद लिया, तो उसके पास गुड टाइटल चला जाएगा। 5 पॉइंट क्लियर हो गया अच्छी तरह से एकदम। ये वाला आपका किया हुआ है, ये वाला आप किए हुए हैं। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, याद करिए राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अच्छा, अनपेड सेलर जब ये गुड्स बेच रहा होता है तो वो गुड्स उसका थोड़ी ना रहता है, वो तो बायर के पास ऑलरेडी ओनरशिप रह जाता है, फिर भी ये बेच रहा है। याद करो, राइट टू रीसेल, उसके बाद रीसेल करने का बात है, वो बेच रहा है सामने वाले को, तो वो भी तो एक नॉन ओनर है ना। सर आप बोले कि वो अनपेड है, अनपेड है तो क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि जिस पेमेंट ही पे सेल होता है, बिना पेमेंट पे भी सेल होता है, क्लियर हुआ। तो वो भी सेल बाय नॉन ओनर है, ये वन ऑफ द एक्सेप्शन है। और ये वाला तो बहुत मजेदार है, कॉमन सेंस है, आप लोग कंपनी लॉ में भी पढ़े हुए हो, ठीक है। याद करिए, जब हम बताए थे कंपनी लॉस में जाता है तो कंपनी क्या होता है, वाइंड अप होता है, तो कंपनी का सारा एसेट्स का लिक्विडेशन करना पड़ता है। तो एक तो ऑफिसर आता है जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर, वो आके कंपनी का एसेट को क्या करता है, बेचता है। तो जो कंपनी का एसेट को वो बेच रहा होता है, क्या वो एसेट उसका होता है? क्या वो एसेट उसका है? नहीं है उसका, फिर भी वो बेच रहा है, तब ये सेल बाय नॉन ओनर है ना, तो ये भी वन ऑफ द एक्सेप्शन है। और लास्ट, सेल ऑफ अ गुड्स वाज अंडर अ प्लेज्ड, विच वाज अंडर प्लेज्ड, मतलब क्या है, ये इंसान अपना कोई गुड्स गिरवी पे दिया था और उससे पैसा लिया था। अब क्या हुआ, ये गुड्स इसके पास गिरवी पे है और आप पैसा नहीं लौटाए, तो वो क्या करेगा, इस गुड्स को बेच देगा। तो ये जो गुड्स बेच रहा है उसको ओनरशिप उसके पास था नहीं था, फिर भी बेच रहा है, तब भी वैलिड माना जाएगा, इट इज अ सेल बाय नॉन ओनर, तब भी इसका एक्सेप्शन है। बस हो गया, रिकैप कर लीजिए। सबसे पहला एक्सेप्शन बताइए, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, बोलिए ना, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा बताइए, सेल बाय जॉइंट ओनर। तीसरा बताइए, सेल बाय अ पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चौथा बताइए, सेल बाय अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज टू हैव अ पोजीशन। पांचवा बताइए, सेल बाय अ पर्सन हु सेल्स द गुड, जिसका ओनरशिप उसके पास नहीं है, ठीक है, बायर वाला रिलेशन। सातवां बताइए, राइट ऑफ अनपेड सेलर, मतलब सेल बाय एन अनपेड सेलर। फिर आठवां बताइए, सेल बाय अ लिक्विडेटर, सेल बाय अ पाउनी, ठीक है। ये हुआ सेल बाय नॉन ओनरशिप का पार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो चालू होगा वो चालू होगा लास्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं, छोटा सा टॉपिक है, केविएट एम्प्टर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। चलिए लास्ट टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, और पूरा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, इसका मतलब है ये बोलता है लेट द बायर बी वेयर। इस डॉक्ट्रिन का मतलब का सिंपल वन वर्ड में है, वन वर्ड नहीं है, 3-4 वर्ड है, बट इसका मतलब क्या है, लेट द बायर बी वेयर। बायर को भी सावधान रहने का जरूरत है। अगर बायर कोई गुड्स खरीदता है तो वो सेलर तो बेच रहा है, वो अलग बात है, बट ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि नहीं, बायर को भी अवेयर रहना पड़ेगा कि कौन सा वो गुड्स खरीद रहा है। ये डॉक्ट्रिन का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यही है। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर सिंपली मींस लेट द बायर बी वेयर। और जहां लॉ है वहां एक्सेप्शन है। इसका मतलब कुछ केसेस है, 5 to 6 केसेस है जहां पे जो बायर है ना उसको अवेयर रहने का जरूरत नहीं पड़ता, बायर को अवेयर रहने का जरूरत नहीं पड़ता। सबसे पहला, जब बायर जो है ना वो सेलर के एबिलिटीज पे, स्किल्स पे रिलाई करता है, जब उस पे वो रिलाई करता है, उस पे वो क्या करता है, रिलाई करता है, उस पे सपोर्ट उसका, उसके हिसाब से वो चलता है। मतलब क्या, हमको जरूरी नहीं हर गुड्स का नॉलेज हो। आप दुकान जाते हो, सब कभी कभी आप क्या बोलते हो दुकान में जाके कि मेरे को बेस्ट क्वालिटी का ये गुड्स दे दो, क्योंकि आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको किसी गुड्स का नॉलेज रहता है तो उसको तो आप अवेयर होकर खरीद लेते हो, लेकिन किसी गुड्स का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर उस गुड्स का आपके पास नॉलेज नहीं रहता है तो आप क्या करते हो, बोलते हो सेलर को कि जो आपके नज़र पे ठीक लगे आप वो दे दीजिए, जो आपके नज़र पे आपको ठीक लगे आप वो दे दीजिए। तो ये पहला एक्सेप्शन हुआ कि व्हेन यू रिलाई ऑन द जजमेंट ऑफ सेलर, जब आप सेलर के जजमेंट पे रिलाई करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमको एक बाइक चाहिए, बाइक मतलब साइकिल चाहिए, माउंटेन पे, माउंटेन साइकिल होता है ना जो सिर्फ और सिर्फ माउंटेन साइकिलिंग के लिए यूज होता है, वो वाला। अब हम गए वहाँ जाके हम उसको बोले एक माउंटेन साइकिल देना जो हम क्लाइंब कर पाएंगे, वो नॉर्मल साइकिल दे दिया। हमको तो पता भी नहीं है फ़र्क क्या होता है। जब वहाँ चलाए फिर मेरा हड्डी वड्डी एकदम एक हो गया, ख़त्म हो गए, तो हम आके उस पर केस कर सकते हैं जो डैमेजेस मेरे को मिला। यहाँ पे हमको अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सेलर के जजमेंट पे रिलाई कर रहे थे। दूसरा, कभी कभी कोई गुड्स हम जब खरीदते हैं ना तो अंडर अ ब्रांड नेम खरीदते हैं। जब हम कोई गुड्स को अंडर अ ब्रांड नेम खरीदते हैं तो हमको वहाँ पे अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड बोलते हैं ना, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड, इसका मतलब क्या, वो ब्रांड है, उसका क्वालिटी बेस्ट होना ही चाहिए, उसमें हमको अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है। अगर ख़राब हुआ तो हम केस कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके बोल सकते हैं, तो वहाँ पे हमको अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम सेलर को ना डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, वहाँ पे हमको अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है। क्या डिस्क्रिप्शन, हम बोलते हैं कि मेरा जो गुड्स होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए, डिस्क्राइब करते हैं कि हमको जो फ़ोन चाहिए ना, फ़ोन का जो कवर होना चाहिए ना, फ़ोन का कवर, उसमें ना मेरा फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, एकदम मेरा फोटो, वैसा फ़ोन दीजिएगा मेरे को। यानी कि हम डिस्क्राइब कर दिए, अब हमको अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है। सेलर को उसी हिसाब से, जैसा हम डिस्क्राइब किए उसी हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सेम, अगर हम सैंपल दे दिए, सैंपल मतलब क्या होता है, हम जाके एक प्रोडक्ट दे दिए, फॉर एग्जांपल ये रहा प्रोडक्ट, हमको ना ऐसा ही सामान चाहिए, यही सेम गुड्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको अवेयर रहने का ज़रूरत नहीं है। सेलर का ड्यूटी बन जाता है कि आपको ये गुड्स एकदम सेम जैसा दिखता है वैसा ही डिलीवर करे। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस है जो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर पे, और हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पूरा सेक्शंस टॉपिक कवर हो जाता है। हम एक बार आपको डिटेल में एकदम सिंपल से जिस्ट दे देते हैं, हम लोग क्या क्या शुरू किए थे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग सेल, अग्रीमेंट टू सेल दोनों समझे, एसेंशियल्स ऑफ सेल समझे, गुड्स समझे, टाइप्स ऑफ गुड्स समझे, उसके बाद हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से समझे, डिलीवरी समझे, टाइप्स ऑफ गुड्स समझ लिए, उसके बाद सेल बाय नॉन ओनरशिप समझे, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर समझे, राइट ऑफ अनपेड सेलर समझे, कंडीशन एंड वारंटी समझे। हमारा क्लास यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग मार्किंग पे डील करेंगे। चलिए मैट पे आ जाइए, चलिए पेज नंबर 82 पे आइए सब, ठीक है, पेज नंबर 82 पे फॉलो करते हुए चलेंगे हम लोग। देखिए टॉपिक का नाम दिख रहा है आपको, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन बताइए 12, पढ़ना चालू करिए। While effecting a sale or making a purchase, the seller or buyer makes some representation। बोल क्या रहा है कि जब अभी हम कोई भी सामान खरीदते बेचते हैं, जब हम कोई भी सामान को खरीदते हैं बेचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं, यानी कि कुछ कंडीशन, मतलब
बोलते हैं ना हमारा गुड्स ऐसा होना चाहिए, हमारा गुड्स वैसा होना चाहिए, हमको ऐसा गुड्स चाहिए, वैसा गुड्स चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टिपुलेशन लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस पे स्टिपुलेशन लगाते हैं, रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। वही बोल रहा है, अ स्टिपुलेशन शैल बी अ कंडीशन, उसको कंडीशन ट्रीट किया जाएगा अगर वो एसेंशियल है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अ स्टिपुलेशन को अगर वो कोलैटरल व मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, उसको वारंटी ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन एंटाइटल्स द बायर टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड, मतलब आप कैंसिल कर सकते हो। और ब्रीच ऑफ वारंटी क्या करता है, गिव राइज करता है सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और वारंटी डिपेंड इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अ स्टिपुलेशन में बी कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। हम आपको बताए थे ना, कभी कोई बोलता नहीं है कि हम आपको कंडीशन दे रहे हैं, डायरेक्ट बोलते हैं वारंटी दे रहे हैं, उसमें कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या रहता है, जुड़ा रहता है। फिर देखिए एक तो टॉपिक है कंडीशन एज, कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, दिख रहा है आपको, कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, उसको फॉलो करते हुए चलिए। सबसे पहला कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, सबसे पहला वेवियर ऑफ कंडीशन, वेवियर ऑफ कंडीशन, बायर में वेव द कंडीशन फॉर हिज ओन बेनिफिट। बायर क्या कर सकता है, कंडीशन को वेव कर सकता है। आप क्या कर रहे हैं, आपका कंडीशन ब्रीच हुआ है, लेकिन आप उसको क्या ट्रीट कर रहे हो, वारंटी ट्रीट कर रहे हो। आपका ब्रीच क्या हुआ है, कंडीशन हुआ है, लेकिन आप उसको ट्रीट क्या कर रहे हो, वारंटी ट्रीट कर रहे हो। कैसे, आप पहला कंडीशन को माफ कर दे रहे हो अपने बेनिफिट के लिए। आप रेड सारी ऑर्डर किए थे, ब्लैक आया, आपको लगा कि आप सुंदर लग रहे हो ब्लैक में, आप ब्लैक में सुंदर लग रहे हो, आप माफ कर दिया, हम यही लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, या गुड्स को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, पढ़ाए थे ना, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। तो अगर आप गुड्स को एक्सेप्ट कर ले रहे हो या फिर उसको इलेक्ट कर रहे हो ट्रीट करने के लिए, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन को क्या मान लिया जाता है, वारंटी मान लिया जाता है। क्लियर है, आपको जो दिमाग में रखना है वो सिंपल सा क्या दिमाग में रखना है कि जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है अगर वो हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, और अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए सेल बाय नॉन ओनर। ठीक है, सेल बाय नॉन ओनर, देखिए क्या लिखा है, सेल बाय नॉन ओनर, देखिए क्या लिखा है, अ लैटिन मैक्सिम सेज नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, जिसका मतलब होता है, देखिए क्या लिखा है, अ लैटिन मैक्सिम सेज नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट विच मीन्स दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव। हम वो चीज नहीं दे सकते जो मेरा नहीं है, हम वही चीज दे पाएंगे जो मेरा है। जो चीज मेरा रहेगा हम उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो चीज मेरा नहीं हम उसको ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते, वही लिखा है। अब डायरेक्ट आ जाइए, एक्सेप्शंस दिख रहा है आपको, एक्सेप्शंस टू सेक्शन 27, जितना मार्क करवा रहे उतना, खाली लैटिन मैक्सिम का मीनिंग तो याद रखिएगा। सेक्शन 27 टू 30 डील करता है, उसके बाद एक्सेप्शंस दिख रहा होगा। सबसे पहला सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, देखिए क्या लिखा है, कंसिडर अ मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स और अ डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब एक एजेंट है जिसके पास गुड्स है या उस चीज का टाइटल डॉक्यूमेंट है, और कंसेंट ऑफ ओनर है, यानी कि अथॉरिटी दिया हुआ है। ओनर क्या क्या, अथॉरिटी दिया हुआ है, और वो बिजनेस आवर में एक्ट करके उस सामान को बेच रहा है, तो ये सेल को वैलिड माना जाएगा अगर बायर इसको गुड फेथ में खरीद रहा हो एंड हैज नो रीजन टू बिलीव दैट सेलर डज नॉट हैव एनी राइट टू सेल द गुड्स। द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज वैलिड इन सच अ केस। क्लियर हुआ, पढ़ाया हुआ है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, हेडिंग याद रखना है आपको, अंदर आप खुद भी लिख सकते हो, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, अगर कोई जॉइंट ओनर बेच रहा है, यही है वो एक्सप्लेनेशन। मेनी टाइम गुड्स आर परचेज इन जॉइंट ओनरशिप, इन मेनी केसेस द गुड्स आर केप्ट इन द पोजीशन ऑफ वन ऑफ दिस जॉइंट ओनर बाय द परमिशन ऑफ अदर को ओनर्स। इफ द पर्सन हु हैज द सोल पोजीशन ऑफ द गुड्स सेल्स द गुड्स, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर, और वो गुड्स बायर पे चला जाता है। ये दो तो आप कीवर्ड याद रखो, सुनो इसको याद कैसे करना है, एकदम कीवर्ड्स याद रखो। Sale by non-owner, general principle says that nemo dat quod non-habet, no one can transfer anything what he does not have. Section 27 to 30 deals with the exceptions to such law. सबसे पहला sale by mercantile agent, an agent who has been given an authority to sell the goods and he is selling such goods in business hour, and the person to whom
to whom he is selling, यानी कि the buyer must purchase the good in good faith and he has no reason to believe. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन हमेशा, 2 लाइन तो आपको हमेशा याद रखना है कि the buyer acts in a good faith and has no reason to believe that seller does not have any right to sell the goods. ये 2 लाइन तो आपको हर एक्सेप्शन में लिखना ही है, ऑटोमेटिकली आपका काम हो गया. क्लियर हुआ? सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सिंपल सा बात है, वही होगा. अच्छा, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, समझाए हुए हैं, पढ़ लीजिए. कंसिडर अ पर्सन हु अक्वायर्स पोजेशन ऑफ सर्टेन गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस. मेरे बच्चों को तो पता है ये सब चीज. इफ दिस पर्सन सेल्स द गुड before the contract is terminated by the original owner of the goods, then the buyer acquires a good title to the goods. ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लीजिएगा, वेरी सिंपल है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए. सेल बाय अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज टू हैव पोजेशन. सेल बाय अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज टू हैव व्हाट? पोजेशन ऑफ गुड्स. यानी कि यहाँ पे सेलर बेच चुका था फिर भी वो रखा है. अंदर पढ़ लीजिएगा, सब पढ़ाया हुआ है, एकदम इजी लैंग्वेज है, इसलिए हम इसको इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे. हेडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है. सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग बिफोर द ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड हैड वेस्टेड इन हिम, यानी कि बायर को अभी तक आया नहीं फिर भी उसके पास ओनरशिप, मतलब वो बेच रहा है. सेल बाय एन अनपेड सेलर. और 8 नंबर देखिए, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट. सबसे पहला क्या है? सेल बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर. उसके बाद परचेज ऑफ गुड बाय द फाइंडर ऑफ गुड्स. ठीक है. अच्छा, फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब कभी कभी क्या होता है ना, गुड्स खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उसको जो लोग ढूंढता है. कौसी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे ना, वो भी तो गुड्स बेच सकता है ना, जब अगर आप उसका पेमेंट नहीं दे रहे हो तो वो भी तो नॉन ओनर है ना, तब भी तो बेच रहे, तब भी वैलिड है. क्लियर? ये सब एक्सेप्शन से पढ़ लीजिएगा. उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, राइट ऑफ अनपेड सेलर. दिख रहा है बेटा का अनपेड सेलर? देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है, अगेंस्ट गुड्स एंड अगेंस्ट बायर पर्सनली. तो राइट अगेंस्ट गुड्स में वो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं. लियन का मतलब लिखना कैसे है? राइट ऑफ लियन सिंपली मीन्स राइट टू रिटेन द गुड्स. अ सेलर कैन रिटेन हिज पोजेशन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. सबसे पहला, इन केस द बायर इंसॉल्वेंट हो गया. दूसरा, जो टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सोल्ड हुआ था क्रेडिट पे एक्सपायर्ड हो गया. मतलब एक समय होता है ना, कितना समय के लिए आपको दिए थे, इस समय तक आपको पेमेंट करना था, आप नहीं किए, एक्सपायर हो गया, तब हम अनपेड हम गुड्स को हड़प सकते हैं. और लास्ट, गुड्स सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट. मतलब कोई क्रेडिट का बात ही नहीं होता, तुम पैसा ही नहीं दे रहे, तो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज हो जाएगा. फिर स्टॉपेज भी पढ़ लीजिएगा, सेम है कि ट्रांसफर हो रहा है. अच्छा, बेलर बेली का मतलब तो पता है बच्चों को, बेलर और बेली का मतलब वही चीज है. सेलर क्या है? बेली है ना. अनपेड सेलर कौन है? बेली है. ओनर जो रहता है वो बेलर रहता है, जिसको गुड्स दिया है या जिसके पास गुड्स है वो तो बेली रहता है. तो अनपेड सेलर क्या? बेली है, तो उसका ध्यान रखना उसका काम है. तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या? सेम चीज है, रिटेन कर लेना वाइल इन ट्रांसपोर्टेशन. डिफरेंस बिटवीन आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, रीसेल आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आपका. ठीक है. अच्छा, राइट अगेंस्ट सेलर देख लीजिए, डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं, प्राइस के लिए क्लेम कर सकते हैं, मतलब केस कर सकते हैं, और उसके लिए इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, पढ़ लीजिएगा खुद. और डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर का मतलब देख लीजिए, लिखा हुआ है, द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर मीन्स सेक्शन 16 मीन्स बायर बीवेयर. बायर अवेयर रहो, लेट द बायर बीवेयर. It basically conveys the message that the buyer must protect his or her own interest when making a purchase or transaction. This phrase is often used in real estate transaction, but it can apply to other goods and some services as well. ठीक है. Exceptions पे आ जाइए. Fitness of product for the buyer purpose. When the, ये वाला ध्यान से समझिए क्या लिखा है. When the buyer inform the seller of his purpose of buying the goods, it is implied that he is रिलाइंग ऑन सेलर जजमेंट. आई एम रिलाइंग, हम उस पर रिलाई कर रहे हैं. सेलर का जो कांधा है हम उस पर रिलाई कर रहे हैं, उसके जजमेंट पे हम रिलाई कर रहे हैं. तो हम सामने वाले के जजमेंट पर अगर रिलाई कर रहे हो तो हमको अवेयर रहने का जरूरत नहीं है, वही बोल रहा है. गुड परचेज अंडर ब्रांड नेम. आप अगर ब्रांड नेम के अंदर कोई गुड्स खरीद रहे हो, आप अगर एक ब्रांड नेम के अंदर कोई गुड्स खरीद रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि आपको वो क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए. गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन.
गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन यानी कि आप डिस्क्राइब करते हो। गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, ये मर्केंटेबल क्वालिटी क्या होता है सुनिए ध्यान से, एकदम ध्यान से। मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है एक ऐसा क्वालिटी ऑफ गुड्स जो सामने वाला जो खरीद रहा है, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन उसको खरीदेगा। मतलब वो दिखने पे ही गुड क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब सामने वाला यूज करने लायक होना चाहिए और सामने वाला उसको मर्केंटेबल क्वालिटी डिक्लेयर कर देगा। कैसे? हम एक शूज़ खरीद रहे हैं, नीचे का सोल ही नहीं है तो शूज़ क्या खरीदेंगे, खाली पैर ही चल लेते हैं। और हम वो खरीद भी रहे हैं, जब देख रहे शूज़ का सोल नहीं है तो हम बोल सकते हैं गुड्स आर नॉट ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। मर्केंटेबल क्वालिटी सिंपल मीन्स दैट गुड्स आर इन सच अ स्टेट दैट इट कैन बी यूज्ड बाय एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। एक नॉर्मल कॉमन सेंस मैन उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको मर्केंटेबल क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। सेल बाय सैंपल, सैंपल से बेच रहे हो तो आपका अवेयर रहने का जरूरत नहीं है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल बोथ, डिस्क्राइब भी कर रहे हो सैंपल भी दे रहे। मेरे को एक फोन दो जिसमें मेरा फोटो पीछे ना बारबी डॉल का स्टिकर भी लगा देना, सैंपल भी दिखा रहे, ये डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हुआ। अच्छा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर, सेलर आपके साथ अगर धोखा करके आपको सामान बेच रहा है तो आप अवेयर कहाँ से रहोगे, तब आपको अवेयर रहने का जरूरत नहीं है। सबको पढ़ लीजिएगा, बस हो चुका। आज का क्लास इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नया टॉपिक के साथ।